हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो ये हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें हम CSIR नेट के जो पार्ट सी के क्वेश्चंस है जुलाई 2025 के, उसके हम कुछ यूनिट्स के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं क्या हमें उन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो चैलेंज करने जैसा है या फिर नहीं है। हम हर एक चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। तो हम आज की क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन 3 यूनिट्स का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन दिस एग्जाम। आप यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये समझ सकते हो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस बार स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला भी कि मैम इस बार बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए। तो हाँ, बायोकेमिस्ट्री से इस बार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे गए हैं बायोकेमिस्ट्री में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस के 10 म्यूजी अमाउंट है। मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है वो आपके पास 10 म्यूजी अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके आगे दोस्तों यहाँ पर मेंशन है कैटालाइजेस द हाइड्रेशन ऑफ 0.30 ग्राम ऑफ CO2। कह रहा है जो CO2 है उसके 0.30 ग्राम को यहाँ पर ये हाइड्रेट कर रहा है। और यहाँ पर 1 मिनट के लिए पूरा प्रोसेस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस है एट Vmax है। आपको यहाँ पर के कैट फाइंड आउट करनी है। आपको यहाँ पर टर्नओवर नंबर फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों अगर अपन के कैट का फॉर्मूला देखें तो के कैट का बेसिकली फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कि कितना यहाँ पर प्रोडक्ट है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एंजाइम, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एंजाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मल्टीप्लाइड बाय हम किसके साथ कर देंगे, टाइम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें एंजाइम दिया है 10 म्यूजी, यहाँ पर हमें सबस्ट्रेट दिया है 0.30 ग्राम, टेम्परेचर दिया है और यहाँ पर ये सारी चीजें हमें मेंशन्ड है। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस का मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट मेंशन नहीं है क्योंकि अभी हमें मोल्स में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल ऑफ एंजाइम एंड मोल ऑफ CO2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आपको दी गई है डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो एंजाइम का आप मोल निकाल लोगे, उसके बाद आप CO2 का मोल निकाल लोगे। CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 44 ग्राम पर मोल। आपके पास दोनों के मोल वैल्यू आ गई, डिवाइड कर दो, यहाँ पर आपके पास के कैट आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। CSR ने यही दिया है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों, विदाउट एनी डाउट बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पर दोस्तों चले, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पे बात रख रहा है कि आपके पास वॉटसन क्रिक G पेयर C बेस पेयर्स है, G पेयर C बेस पेयर है, जो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की सिंथेसिस करते हैं, formed between donor and acceptor atom located at a distance of 2.9 angstrom। 2.9 angstrom का यहाँ पर डिस्टेंस है बताया गया है। Assume that the dielectric constant in the DNA core is 4 and water is 78.5। dielectric constant भी दिया है। Which of the following options correctly represents the total difference in the electrostatic interaction energy for all 3 hydrogen bond when buried in the DNA core versus fully exposed to solvent। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, एलोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी बताना है जब ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड या तो डीएनए के अंदर इस तरीके से बरिड हो या फिर वो फुली एक्सपोज्ड हो सॉल्वेंट में। तो हमें इन दोनों कंडीशंस पे बताना है, इन दोनों कंडीशंस की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को देख के हमें उसको कंपेयर करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, इसका आंसर CSIR ने ए दिया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया। हम इसको सॉल्व करने का देख लेते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अभी देखो, हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दैट इज यहाँ पर KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई TR²। ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला होता है। हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है। हमारे पास 1 हाइड्रोजन बॉन्ड को निकालने के लिए डीएनए में हर एक चीज गिवन है। क्वेश्चन में आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर दी गई है। आपको के की वैल्यू दी गई है 1 3 8 9। यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है वो मेंशन्ड, आप देख सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड। आपके पास यहाँ पर क्यू मेंशन्ड है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 0.-0.35। ये चीज भी क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हो, दिस हियर इज मेंशन्ड, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। डिवाइडेड बाय डी, यहाँ पर क्या हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर कितना था
29 था। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्वेश्चन हैव ऑलरेडी मेंशन, यहाँ पर ये सारी चीजें, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, आर स्क्वायर नहीं होगा। आप इसको सॉल्व करके यहाँ पर निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर डीएनए में इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 104 के आसपास कुछ तो आ जाएगी। अब ये सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड की आई है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर एनर्जी इन वाटर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे आपने डीएनए का फाइंड आउट किया वैसे ही आपको वाटर की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इट विल कम अराउंड अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16.20 के आसपास आएगी, -16.02 किलो जूल पर मोल आएगी। तो आपके पास यहाँ पर एनर्जी आ गई, पानी की एनर्जी आ गई, आपके पास डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी आ गई, तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड की आप एनर्जी निकालोगे, ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेना, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। वाटर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बड़े प्यार से सिंपल फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इधर भी आपको 3 की निकालनी पड़ेगी वैल्यू। फिर सीधा आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना, क्योंकि आपको दोनों को कंपेयर करना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। CSIR ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपके पास गैस्ट्रिक जूस है जिसका pH 1.5 है, यहाँ पर पंप हो रहा है HCl ब्लड से गैस्ट्रिक जूस में स्टमक के अंदर। तो मतलब pH ऑफ प्लाज्मा है 7.4, pH ऑफ स्टमक है 1.5 और यहाँ से HCl जो है पंप हो रहा है स्टमक में। कह रहा है कि हमें यहाँ पर फ्री एनर्जी पता लगानी है रिक्वायर्ड फॉर प्रोटोन ट्रांसपोर्ट टू प्रोड्यूस द 1 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस एट 37 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि कितनी फ्री एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी प्रोड्यूस करने के लिए 1 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस एट 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमें 1 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस बनाना है तो उसके लिए कितनी फ्री एनर्जी चाहिए। उसी के साथ साथ एक और चीज पूछ रहा है कि कितने मोल्स ऑफ एटीपी इस पूरे प्रोसेस में हाइड्रोलाइज होने चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों, एक तो फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी है और दूसरी चीज हमें मोल ऑफ एटीपी हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले लेट्स मूव टुवर्ड्स दी फ्री एनर्जी फाइंड आउट करने का। तो फ्री एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पीएच, क्योंकि यहाँ पर हम पीएच की बात कर रहे हैं। पीएच अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो 7.4 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, आई गेस 5.9 के आसपास कुछ तो आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो 2.303 आर की वैल्यू यहाँ पर मेंशन्ड है 8.315, टी की वैल्यू हमारे पास होती है 310 हम लेते हैं, और यहाँ पर पीएच जो है हमने निकाल लिया 5.9 डेल्टा पीएच है। अब इससे हम यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करके डेल्टा जी की वैल्यू देखें दोस्तों तो इट विल कम अराउंड 34.5 किलो जूल पर मोल। 34.5 किलो जूल पर मोल के आसपास हमारा जो है यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आ गई मुझे पता चल गया ए ऑप्शन सही है, मुझे यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। CSIR ने मुझे इतना ऑप्शन दिया कि मैं ए ऑप्शन चूज करके ही रुक जाऊँ। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया, हाँ मैंने डेल्टा जी फाइंड आउट किया, मेरे पास डेल्टा जी से वैल्यू निकल आई है। अगर उसके बाद हमें एटीपी के नंबर ऑफ मोल्स को भी फाइंड आउट करना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे कि 0.1 मोल ऑफ HCl हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसके लिए टोटल एनर्जी कितनी लगेगी, तो हम 34.5 किलो जूल, क्योंकि ये पर मोल में निकला था तो उसे हम 0.1 मोल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें यह आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पर मोल का पूछा है तो हमने पर मोल का आंसर दे दिया। उसके बाद कितनी एटीपी रिक्वायर्ड होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इतनी एनर्जी को डिवाइड करके एटीपी कितनी एनर्जी हमें देती है, तो इससे हमें पता चल जाएगा हमें कितनी एटीपी नीडेड है। 0.0523 मोल ऑफ एटीपी हमें रिक्वायर्ड है। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें 0.1 मोल के लिए टोटल डेल्टा जी विल बी कितना होगा, यहाँ पर 3.45 किलो जूल डिवाइडेड बाय 66, दैट विल बी अराउंड ऑफ 0.523 मोल ऑफ एटीपी। इसको हम यहाँ पर आगे जाके सॉल्व करेंगे, आगे जाके जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा
इसके आसपास, दैट इज 0.6 मोल के आसपास। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ पर ए ऑप्शन को डायरेक्ट इस वैल्यू से निकाल सकते हैं, डेल्टा जी के वैल्यू से निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आगे यहाँ पर सॉल्व अभी हम नहीं कर रहे हैं, बट आप बाद में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि जो mRNA होता है वो हमें पता है बेसिकली mRNA के साथ बेस पेयर करता है और mRNA को वो ट्रांसलेट होने से रोकता है। अब दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि जो mRNA है वो हमारे mRNA के साथ जाके पेयर करता है। ये mRNA का 5 प्राइम एंड है, ये mRNA का 3 प्राइम एंड है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर इस तरीके से mRNA उसके आके कॉम्प्लीमेंट्री कर लेता है और mRNA को ब्लॉक करता है। अब इसमें बोल रहा है कि mRNA का सेकंड से लेकर जो 8th हिस्सा है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, यहाँ तक इतने जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बेसिकली सीड रीजन है, यानी कि इतने हिस्से वो हिस्से हैं जो mRNA के साथ जाके बेसिकली पेयर करेंगे। तो अब यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस ऐसा होगा mRNA का जो इस mRNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, क्योंकि जो भी हिस्सा mRNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो यहाँ पर mRNA जो है इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होकर डिग्रेड हो जाएगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस क्या है, यहाँ पर है A G C U U A U 3 प्राइम, ये है mRNA का। तो mRNA कैसा होगा, A U A A G C U 3 प्राइम, इस तरीके से इसका सीक्वेंस होगा। बस हमें कुछ वही सीक्वेंस अब इस पूरे में देखना। अब CSR ऐसे क्वेश्चंस क्यों देता है, क्योंकि हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते एग्जाम के टाइम पर, इतने सारे AU उन्होंने भर के दे दिए ताकि हम अच्छे से ढूंढ ना पाए। बट अगर हम तसल्ली से बैठ के ढूंढ सके, जैसे कि अभी मैं आराम से देख सकती हूँ, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा ये वाला हिस्सा जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो मुझे यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री करना है। तो A U A A G C A 3 प्राइम आ जाएगा, क्योंकि mRNA यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम इस तरीके से होगा, तो ये वाला हिस्सा कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। तो ये वाला जो mRNA है वो बेसिकली mRNA से पेयर कर सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, CSIR ने भी यही जवाब दिया था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम ये वाला क्वेश्चन जो है चैलेंज होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों में क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर दिया है, वाई एक्सिस पे आपको दिया है अनफोल्डेड प्रोटीन्स के कितने यहाँ पर अनफोल्डेड प्रोटीन्स हो रहे हैं। आपको यहाँ पर बताना है थर्मोस्टेबिलिटी के बारे में। ए की थर्मोस्टेबिलिटी आपको PQR प्रोटीन से कंपेयर करनी है। आपके पास 4 प्रोटीन है, ए प्रोटीन अलग से दिया है, PQR प्रोटीन अलग से दिया है। अब आपको यहाँ पर इनकी थर्मोस्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। जो ए प्रोटीन है वो तीनों के साथ दिया है, P के साथ भी दिया है, Q के साथ भी दिया है और R के साथ भी दिया है। यहाँ पर थर्मोस्टेबिलिटी दोस्तों कैसे हम डिपेंड करते हैं, TM के ऊपर। TM क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें 50% ऑफ द प्रोटीन जो है वो मेल्टेड हो चुका है। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि TM जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे ग्राफ का मिड पॉइंट होगा, जहां पर 50% ऑफ द DNA जो है वो मेल्ट हो चुका है। इसे हम यहाँ पर TM वैल्यू कहते हैं। जिसके TM वैल्यू ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा थर्मोस्टेबल होगा, क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं हो रहा। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, जैसे 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 हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं प्रोटीन जो है वो अनफोल्डेड होता जा रहा है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो यहाँ पर ये वाला ए प्रोटीन और ये जो पी प्रोटीन है, इसके मिड पॉइंट में टेम्परेचर के हिसाब से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको। टेम्परेचर लगभग सेम ही है, यानी कि सेम टेम्परेचर पे ये दोनों के दोनों लगभग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मिड पॉइंट अटेन कर रहे हैं। इनका टीएम जो है वो सेम टेम्परेचर पे आ रहा है। अगर इनका टीएम सेम टेम्परेचर पे आ रहा है तो डेफिनेटली सी बात है कि इनका थर्मोस्टेबिलिटी सेम होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे P का जो TM है वो पहले आ गया और Q का जो TM है वो बाद में आ रहा है। तो इस कंडीशन में डेफिनेटली जो A का जो TM है वो पहले आ गया और Q का जो TM है वो बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि A जो है वो कम थर्मोस्टेबल है एज कम्पेयर टू Q, क्योंकि Q का 50% ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। सिमिलरली A का जो यहाँ पर TM है वो R के TM के कंपैरेटिवली दोस्तों कम है, यानी कि ये भी कम थर्मोस्टेबल है एज कंपेयर टू R। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर CSIR ने चालाकी ये की है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिया और वाई एक्सिस पे अनफोल्डेड प्रोटीन दिया है। ज्यादातर हमें देखने की आदत होती है वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे अनफोल्डेड प्रोटीन, तो इसलिए शायद स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए।
पर दोस्तों यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, ये जो सी ऑप्शन है वही यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ए और पी जो है उनमें थर्मोस्टेबिलिटी लगभग सेम होगी। ए की थर्मोस्टेबिलिटी क्यू के कंपैरेटिवली कम होगी और ए की थर्मोस्टेबिलिटी आर के कंपैरेटिवली कम होगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली एंड डेफिनेटली सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। CSIR ने भी यही आंसर दिया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। वंस अगेन ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि एक अल्फा हेलिक्स है, यहाँ पर उसके पास 30 रेसिड्यूज अवेलेबल हैं जिनको आपने स्टेबलाइज किया गया 25 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पर इन्होंने बात कितने हाइड्रोजन बॉन्ड की कर रखी है, 25 हाइड्रोजन बैकबोन बॉन्ड्स की बात कर रखी है। अज्यूम दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज, एज्यूम कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एवरेज एनर्जी है वो होती है 10 किलोजूल पर मोल, and disruption in the peptide resonance causes a partial loss of 205 kilojoule per mole per peptide bond. Assume that the folding and unfolding process only changes peptide resonance stabilization partially and loss of hydrogen bond upon unfolding. Which one of the following options represents the correct magnitude of net energetic difference between folded and unfolded state of helix? आपको यहाँ पर क्या बताना है, जो एनर्जेटिक डिफरेंस आ रहा है यानी कि एनर्जी डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द अनफोल्डिंग एंड फोल्डेड प्रोटीन के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली मेंशन किया गया है कि हमारे पास 25 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ईच हाइड्रोजन बॉन्ड 10 किलोजूल पर मोल की एनर्जी देता है। तो अगर मेरे पास 25 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो 25 हाइड्रोजन बॉन्ड मुझे कितने की एनर्जी देंगे, ऑब्वियसली बात है 250 किलोजूल पर मोल की एनर्जी मुझे 25 हाइड्रोजन बॉन्ड दे रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 30 रेसिड्यूज है। हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो एक कम बनता है, अगर हमारे पास लीनियर प्रोटीन है तो 30 रेसिड्यूज है, इसका मतलब 29 हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे पास एक्चुअल में अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर 29 हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे पास, सॉरी आई एम सो सॉरी, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, 29 पेप्टाइड बॉन्ड मेरे पास होंगे। 29 पेप्टाइड बॉन्ड मेरे पास होंगे, एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड मेरे पास अवेलेबल होता है। यहाँ पर अगर अब हम समझने की कोशिश करें तो ईच पेप्टाइड बॉन्ड लॉस कर रहा है 205 किलो जूल पर मोल पर पेप्टाइड एनर्जी को। अगर यहाँ पर एक भी पेप्टाइड बॉन्ड डिसरप्ट होता है तो उसमें इतनी एनर्जी में लॉस कर जा रही हूँ। तो इस कंडीशन में अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 29 पेप्टाइड है तो 29 पेप्टाइड में कितनी एनर्जी हो जाएगी दोस्तों, इट विल बी अराउंड 5945 किलो जूल पर मोल की एनर्जी मेरे पास लगभग यहाँ पर हो जाएगी। अब अगर हमें टोटल एनर्जी डिफरेंस देखना है तो अगर पूरा प्रोटीन फोल्डेड होता तो इस कंडीशन में मेरे पास कितनी एनर्जी होती है, 5945 एनर्जी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्लस 250 एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टोटल यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6195 किलो जूल पर मोल की एनर्जी होती। अगर मैं इन 25 हाइड्रोजन बॉन्ड को खो दूंगी तो मेरे पास 250 किलो जूल पर एनर्जी चली जाएगी। अगर मैं इन 29 पेप्टाइड को खो दूंगी तो इस कंडीशन में मेरे पास इतनी एनर्जी पेप्टाइड बॉन्ड की भी चली जाएगी। तो टोटल जो मेरे को लॉस हो रहा है, लॉस ड्यू टू रेजोनेंस यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड का लॉस होने की वजह से एंड लॉस ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, मेरे पास टोटल हो रहा है 6195 किलो जूल पर मोल का लॉस मेरे को हो रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब हम यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन से निकल के आ चुके हैं सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस पे। सेल बायोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है साइटोस्केलेटन से, पूछा गया है स्पिंडल असेंबली रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस न्यू माइक्रोट्यूब्यूल्स टू मीट दिस डिमांड, स्पिंडल कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर्स। आपको यहाँ पर क्या लगता है इनमें से कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन में पार्ट लेता है? अब देखो यहाँ पर दोस्तों माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन में। सबसे पहले इनमें स्टेप होता है न्यूक्लिएशन का, न्यूक्लिएशन के बाद आता है इलॉन्गेशन और फिर आता है स्टेडी स्टेट। तो इनमें से बोल रहा है न्यूक्लिएशन का कौन पार्ट होगा। देखो डाइनिन जो है दोस्तों एक मोटर प्रोटीन होता है जिसका काम होता है वेसिकल को इधर उधर लेकर जाना माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है डाइनिन तो यहाँ पर कहीं पर भी पार्ट नहीं ले सकता है माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली में, न्यूक्लिएशन असेंबली में।
बाकी जो यहाँ पर TURC है, ऑगमिन है और TPX2 है, ये तीनों के तीनों न्यूक्लिएशन में पार्ट करते हैं। जो TURC है वो यहाँ पर न्यूक्लिएट्स असेंबली करता है और यहाँ पर एसोसिएटेड रहता है नेगेटिव एंड के साथ। ऑगमिन जो होता है वो यहाँ पर TURC को रिक्रूट करवाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर, और TPX2 जो है वो भी प्रमोट करता है न्यूक्लिएशन को नियर द क्रोमोसोम बाय टारगेटिंग TURC। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, विदाउट एनी डाउट सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रोटीन टारगेटिंग से रिलेटेड है। न्यूक्लियस में जो प्रोटीन टारगेटिंग होती है उसमें जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस होता है, तो हमें प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में लेकर आना होता है। तो इसके लिए हमारे पास NLS है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस, जिसके पास लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड ह्यूज अमाउंट में होते हैं। अगर मुझे इस प्रोटीन को न्यूक्लियस में लेकर आना है तो उसके लिए मुझे इम्पोर्ट रिसेप्टर चाहिए होता है और RAN प्रोटीन चाहिए होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो इम्पोर्ट रिसेप्टर है वो NLS से बाइंड करेगा, ताकि NLS से बाइंड करके उसको पहचान सके और प्रोटीन को न्यूक्लियस में ला सके। तो ए ऑप्शन तो पक्का सही है। ए ऑप्शन जैसे ही सही हो गया, मुझे यहाँ पर पता लगाना था बी सही है या नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, बी ऑप्शन सही है या नहीं है, कि जो इम्पोर्ट रिसेप्टर है कंटेन सेवरल लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट फॉर द न्यूक्लियोपोरिन्स। अब ये न्यूक्लियोपोरिन्स होता है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में है, जो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर किसी इम्पोर्ट को अंदर आना है तो उसके पास इन न्यूक्लियोपोरिन्स के साथ इंटरेक्शन की साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। और ये जो इंटरेक्शन साइट होती है लो एफिनिटी वाली होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी वाली नहीं होती, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट को यहाँ पे बाइंड नहीं रहना है, उसको आगे बढ़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सी और डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि RAN GDP जो होता है वो यहाँ पर न्यूक्लियस में डिसोशिएट नहीं करवाता है, RAN GTP करवाता है। यू कैन चेक इट आउट। वहीं जो न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो बाइंड करता है RAN GTP से इन दी साइटोप्लाज्म, नहीं, वो RAN GDP से बाउंड करता है। तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, विदाउट एनी डाउट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर वेसिकल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर पूछा गया है ARF प्रोटीन से रिलेटेड। ARF प्रोटीन दोस्तों बेसिकली क्या होते हैं, ये कोट प्रोटीन्स होते हैं जो वेसिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं। कह रहा है कि आपने यहाँ पर एक ARF बना लिया है जो कंटिन्यूसली GTP से बाउंड है, यानी कि उसकी GTP हाइड्रोलाइज नहीं हो रही, उसकी GTP टूट नहीं रही है। तो अब इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, अब ARF को दोस्तों GTP कब चाहिए होता है, जब ARF को यहाँ पर वेसिकल की फॉर्मेशन करनी है, तब ARF को GTP चाहिए होता है। एक बार वेसिकल बन गई, ARF यहाँ पर GTP के साथ है। अब जब ये वेसिकल किसी और मेम्ब्रेन के साथ, टारगेट मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज होगी, तब यहाँ पर GTP हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए। पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि GTP हाइड्रोलाइसिस डिफेक्टिव है, GTP हाइड्रोलाइसिस हो नहीं रहा है। अगर GTP हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है तो वो टारगेट मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज नहीं हो पाएगी और जो कार्गो है उसे टारगेट मेम्ब्रेन पे नहीं छोड़ पाएगी। अब बेसिकली दोस्तों हमें ये समझना है कि ARF प्रोटीन प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ARF प्रोटीन जो होता है या तो वो क्लैथरीन वेसिकल पे मिलता है या फिर वो कोप1 वेसिकल पे मिलता है। कोप1 वेसिकल वो वेसिकल होती है जो कार्गो को गोल्जी से ER के पास लेकर जाती है। तो इस कंडीशन में गोल्जी से वेसिकल जो है वो यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ पर जो ARF है वो भी कंटिन्यूसली एक्टिव होगा दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव होगा। कोप2 कोटेड वेसिकल फ्यूजन विद द टारगेट मेम्ब्रेन, देखो कोप2 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो सी ऑप्शन को तो सबसे पहले काटो। कोप1 कोटेड वेसिकल फ्यूजन विद द टारगेट मेम्ब्रेन डिसरप्ट होगी, बिल्कुल डिसरप्ट होगी, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि वेसिकल बन तो जाएगी लेकिन वो टारगेट पे जाके फ्यूज नहीं हो पाएगी। ARF इज कॉन्स्टिट्यूटिवली बाउंड टू द मेम्ब्रेन, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ARF के पास GTP है तो वो कंटिन्यूसली वेसिकल से आके बाउंड रहेगा, वो कंटिन्यूसली मेम्ब्रेन से बाउंड रहेगा। कोप1 कोटेड वेसिकल्स आर ओनली फॉर्म्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल लोकेशन, तो देखो अगर ARF के पास कंटिन्यूसली GTP बाउंड है दोस्तों, तो इस कंडीशन में ARF कहीं और भी जा सकता है, क्योंकि इट इज कंटिन्यूसली एक्टिव, वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। तो अब इस कंडीशन में वो नॉर्मल लोकेशन पे ही काम करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
तो यहाँ पर दोस्तों बी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो मॉल बायो से क्वेश्चन है, आपको एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सारी की सारी एंटीबायोटिक्स दोस्तों एक स्पेसिफिक काम करती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एरिथ्रोमाइसिन को देख ले, तो एरिथ्रोमाइसिन जो 50S सब यूनिट है उसके साथ जाके बाइंड हो जाती है, और उसमें जो 23S RRNA है उसके साथ स्पेसिफिकली बाइंड रहती है। तो यहाँ पर ए का फर्स्ट सही हो गया, जैसे ही हो इसको काटो इसको काटो। क्लोरमफेनिकॉल भी 50S सब यूनिट के साथ जाके बाइंड करती है, और जो पेप्टाइड चेन का इलोंगेशन होता है उसे ब्लॉक करती है। ये चीज हम क्लास में बहुत अच्छे से देखते ही हैं। तो बी का जैसे ही सेकंड हुआ इसको भी काट दो, और यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैच द कॉलम की दोस्तों ये खासियत होती है कि आप इन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, इसमें हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती। तो इस बार CSIR ने जहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाए हैं वहाँ पर मैच द कॉलम के भी नंबर बढ़ाए हैं, ताकि आप मैच द कॉलम को चूज कर सको अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मॉल बायो से है। इसमें यहाँ पे बोला गया है कि जो हिस्टोन की टेल्स होती हैं हम उसे नॉर्मली मॉडिफाई करते हैं, स्पेशली जो हिस्टोन 4 है और हिस्टोन 3 है, हम मिथाइलेशन करते हैं या फिर एसिटाइलेशन करते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम मिथाइलेशन करते हैं तो जीन ऑफ हो जाता है, और नॉर्मली जब हम एसिटाइलेशन करते हैं तब जीन ऑन हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन नॉर्मली हम ये चीज देखते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हमने हिस्टोन 4 की जो चौथा लाइसिन है उस पर मिथाइलेशन किया है, या हिस्टोन 3 का जो 9वां लाइसिन है उस पर मिथाइलेशन किया है, या फिर हमने एसिटाइलेशन किया या मिथाइलेशन किया। अब हमें आपको बताना है कि जीन ऑफ होगा इस कंडीशन में या जीन ऑन होगा। अब दोस्तों वंस अगेन बहुत अच्छे से हम ये सारी चीजें अपनी क्लास में पढ़ते ही हैं कि जब यहाँ पर मिथाइलेशन होता है कौन से पोजीशन पे, 4th पोजीशन, लाइसिन के 4th पोजीशन पे अगर मिथाइलेशन होता है तो ये एक्सेप्शन वाला केस होता है, जिसमें जो क्रोमैटिन है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है और जीन ऑन हो जाता है ऑफ की जगह। ऐसे ही अगर हम 9th पोजीशन पे मिथाइलेशन करते हैं तो इस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाता है, और यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन ऑफ हो गया क्योंकि इसमें हेटेरोक्रोमैटिन बन गया, टाइटली बाउंड हो चुका है। जब हम H3 के 9 पे एसिटाइलेशन करते हैं तो एसिटाइलेशन नॉर्मली हम देखते ही हैं कि जीन ऑन करता है, और इस कंडीशन में भी जीन ऑन करेगा। वहीं अगर हम 27 पोजीशन पे मिथाइलेशन करते हैं तो ये यहाँ पर फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन बनाता है, यानी कि आप उसे वापस से यूक्रोमैटिन बना सकते हो, और इस कंडीशन में जब भी हेटेरोक्रोमैटिन बनेगा तो जीन ऑफ होगा ही। यहाँ पर इस तरीके से आप ये देख सकते हो, ये सारी मॉडिफिकेशंस होती है जिसको हम नॉर्मली भी पढ़ते हैं कि क्या क्या हिस्टोन्स पे मॉडिफिकेशंस हो रही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था CSIR की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो सेल बायोलॉजी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। हम हर एक स्ट्रक्चर को, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्लास में दोस्तों। मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स भी बना के बताए हैं। स्फिंगोमाइलिन जो होता है वो दोस्तों बेसिकली उसके पास फॉस्फोलिपिड हेड ग्रुप की तरह होता है। जो आर्कियल मेम्ब्रेन होती है वो नॉर्मल बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन से डिफर करती है क्योंकि इसके पास ब्रांच्ड फैटी एसिड्स होते हैं। नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ब्रांच्ड फैटी एसिड नहीं होते। नॉन पोलर लिपिड होता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि ये बेसिकली एक ऐसा ग्लिसरॉल है जिसके पास यहाँ पर OH ग्रुप है। ये नॉर्मल फैटी एसिड है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं लगा सकते, ये एम्फीफैटिक नहीं है। प्लाज्मोजेंस जो होते हैं वो ईथर लिंक्ड एल्कीन से, और सेरिब्रोसाइड ऐसे सिरामाइड होते हैं जिनके पास गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों इसके हिसाब से सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। CSIR ने ऑप्शन दिया है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन CSIR ने काफी इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको डायग्राम दे रखा है और आपसे पूछा है कि भाई आप ये बताओ कौन क्या है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करें, हमारे पास है ABCDEF। सबसे पहले सबसे ईजियर वाले को ढूंढ लेना चाहिए कि आपको यहाँ पर इनमें से कौन सा सबसे ईजियर दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो F वाली कंडीशन है उसमें कुछ तो चिपकाया जा रहा है, तो डेफिनेटली DNA लाइगेज, और सारी चीजों में DNA लाइगेज ही दिया गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर समझे तो आपको यहाँ पर A वाला पूछा है कि A वाला क्या है। जस्ट यहाँ पर
ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, रेप्लिकेशन चल रही है, इस कंडीशन में तो रेप्लिकेशन चल रही है, रेप्लिकेशन चल रही है, इस पोजीशन के आगे जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है और इसके पीछे सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ए वाला जो है वो हेलिकेज होगा, वो अनवाइंड कर रहा है डीएनए को, तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है वो हेलिकेज होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, डीएनए गाइरेज होता है, वो सुपर कॉइलिंग को रोकता है, तो जैसे जैसे हेलिकेज डीएनए को ओपन करता है आगे सुपर कॉइलिंग हो सकती है, तो इसके लिए गाइरेज आता है, तो बी वाला डीएनए गाइरेज हो सकता है। सी पोजीशन पे अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइमर को ऐड किया जा रहा है, डेफिनेटली प्राइमेज है। अब सारा खेल डी और ई का है, तो देखो डी जो है वो नॉर्मल रेप्लिकेशन कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा जो नॉर्मल रेप्लिकेशन कर रहा है, और ई वाला जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड को हटा के दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, मतलब वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड को निकाल के डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है। सो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा विदाउट एनी डाउट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मॉल बायो से कि आपने यहाँ पर क्या किया, आपके पास एक सेल था, उसको आपने NaCl का ट्रीटमेंट दिया, और आपने NaCl का ट्रीटमेंट इस तरीके से दिया कि धीरे 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 आप यहाँ पर NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो। अब जब आप धीरे 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 NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पर धीरे 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 NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, NaCl ऑब्वियस ही बात है जो डीएनए और प्रोटीन का इंट्रैक्शन है उसके बीच में इम्पैक्ट लेकर आता है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंट्रैक्शंस होता है उसके साथ NaCl छेड़खानी करेगा, तो जो डीएनए और प्रोटीन है उसके इंट्रैक्शन के साथ छेड़खानी करेगा। जब हम धीरे धीरे NaCl को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर एकदम से कोई ऑस्मोटिक शॉक नहीं आ रहा, सेल के पास इतना टाइम हो रहा है कि सेल अपनी चीजों को सेटअप कर सके, इस तरीके से वो सेटअप कर सके कि ग्रेजुअल जो सॉल्ट में इंक्रीज हो रहा है तो एकदम से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट ना हो और मेम्ब्रेन रप्चर ना हो। तो इसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी दोस्तों वो बर्स्ट नहीं होगी, वो रप्चर नहीं होगी। क्यों रप्चर नहीं होगी, क्योंकि लिए यहाँ पर बेसिकली आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो। अब जो सॉल्ट है वो भी यहाँ पर बेसिकली दोस्तों किसको टारगेट कर सकता है, सॉल्ट जो है वो यहाँ पर हेटेरोक्रोमैटिन को टारगेट करेगा या फिर वो यूक्रोमैटिन को टारगेट करेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों अब अगर हम यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन के इंट्रैक्शन के बारे में बात करने की कोशिश करें दोस्तों, तो अब देखो सेल जो है मेम्ब्रेन वो इंटैक्ट रह सकती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी दोस्तों इंटैक्ट रह सकती है, बिकॉज हम धीरे 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 जो सॉल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर ना न्यूक्लियस बर्स्ट हो रहा है ना सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो रही है। लेकिन जैसे 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 हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्ट का कंटेंट, तो इट इज पॉसिबल कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल हो जाए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सॉल्ट न्यूक्लियस के अंदर आ जाए। अब इसमें दो कंडीशन है कि या तो हेटेरोक्रोमैटिन लीच आउट हो या फिर यूक्रोमैटिन लीच आउट हो। यहाँ पर बोल रहा है एट हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन द हेटेरोक्रोमैटिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूक्रोमैटिन एंड कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, कि हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना आसानी से हेटेरोक्रोमैटिन दोस्तों यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन तो गलत है। अब प्रश्न ये आता है कि हेटेरोक्रोमैटिन लीच आउट फर्स्ट होगा या फिर यूक्रोमैटिन लीच आउट फर्स्ट होगा। तो दोस्तों जैसे जैसे हम हायर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे ऑब्वियस ही बात है जो यूक्रोमैटिन है वो लूजली पैक्ड होता है, यूक्रोमैटिन अगर लूजली पैक है तो उसके लीच आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो जल्दी लीच आउट हो सकता है एज कंपेयर टू हेटेरोक्रोमैटिन। CSIR ने इसका सी ऑप्शन सही दिया था दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए। आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है द न्यूक्लियस डज नॉट बर्स्ट बट द यूक्रोमैटिन लीच आउट फर्स्ट। यहाँ पर यूक्रोमैटिन को लीच आउट होना चाहिए पहले, क्योंकि यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, हेटेरोक्रोमैटिन बहुत टाइटली पैक्ड होता है, वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स के साथ भी बहुत टाइटली पैक्ड होता है, तो उसका लीच आउट फर्स्ट होना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। इफ यू वांट यू कैन चैलेंज इट आउट, आप एक बार इसको वापस से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पर चले दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ रहा है फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस है जो मैंने आप लोगों को बहुत सॉल्व करवाए थे। मैंने आप लोगों को बोला भी था एनालिटिकल क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करिए, जितने ज़्यादा हो सके मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ वो सारे सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर हम जूम करके देखते हैं, क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में बेसिकली आपको मेंशन करके दिया है
कि आपके पास कोई आरएनए है, जो आरएनए सबस्ट्रेट 1 और आरएनए सबस्ट्रेट 2 करके हमने मेंशन किया है, और आपने कोई ट्रांसलेशन रेगुलेटर एक्स को आप स्टडी कर रहे हो। यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया आरएनए सबस्ट्रेट्स विद रेडियो लेबल्ड एंटीस्ट्रैंड स्ट्रैंड वर प्यूरिफाइड विद एक्स। यहाँ पर कह रहा है कि जो सबस्ट्रेट है उसके साथ आप देख सकते हो कि एक एंटीसेंस स्ट्रैंड जोड़ रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड बना रखा है, एक तो ओरिजिनल आपका आरएनए सबस्ट्रेट है, उसके साथ साथ कोई आपने एंटीसेंस स्ट्रैंड भी जोड़ रखा है। अब यहाँ पर कह रहा है सब्सिक्वेंटली आरएनए स्पीशीज वर सेपरेटेड बाय पेज फॉलोड बाय ऑटो रेडियोग्राफी, द रिजल्ट्स आर शोन बिलो। आप यहाँ पर रिजल्ट को देख सकते हो। अब इस रिजल्ट को देख के आपको यहाँ पे बताना होगा दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर एक्स जो है वो ट्रांसलेशन रेगुलेटर है, इसका काम बेसिकली क्या होता है, ट्रांसलेशन रेगुलेटर का काम होता है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों आपको क्या कह रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके दे रहा है कि जो X है वो यहाँ पर अनवाइंड करता है सबस्ट्रेट को विथ 5 प्राइम ओवरहैंग जिसके पास हो। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अब हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पर पेज कर रहे थे तो उसके बाद हमें यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कितने मिले और सिंगल स्ट्रैंडेड ये वाला कितना मिला। ये कौन सा है, जो हमने एंटीसेंस स्ट्रैंड ऐड किया था वो है। यानी कि अगर आरएनए अभी भी ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट है तो अनवाइंडिंग नहीं हुई है, लेकिन अगर आरएनए ऐसे फॉर्म में आ चुका है मतलब उसका एंटीसेंस स्ट्रैंड अलग हो चुका है, मतलब अनवाइंडिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में 3 बार अनवाइंडिंग हुई है। एक जब हमने टेम्परेचर ज्यादा रखा है तो वो तो बात अलग ही हो गई, एक जब हमने यहाँ पर एक्स को एटीपी के साथ दिया है तब यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ पर अनवाइंडिंग सिर्फ एक ही बार देखी गई है दोस्तों जब 95 डिग्री सेल्सियस था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब यहाँ पर 5 प्राइम हिस्सा ओवरहैंग होगा तभी एक्स अनवाइंड कर पा रहा है। अगर ऐसा ओवरवाइंड हिस्सा नहीं है, ओवरहैंग हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर कोई अनवाइंडिंग नहीं हो रही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है substrate which can be unwound by X need ATP for efficient RNA unwounding। तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें क्या हमें इस प्रोसेस के लिए एटीपी चाहिए, हाँ एटीपी चाहिए, क्योंकि जब एटीपी प्रेजेंट थी तभी अनवाइंडिंग हुई है। जब मैंने यहाँ पर एक्स दिया और एटीपी नहीं दिया तब कोई अनवाइंडिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एंड डेफिनेटली दोस्तों बी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। X unwinding activity is enhanced in the presence of eukaryotic initiation factor 4G। जब हमने eukaryotic initiation factor 4G दिया तब आप देखो बैंड मोटा मिल रहा है, यानी कि इस कंडीशन में अनवाइंडिंग ज्यादा हुई है। तो ए बी सी ऑप्शन तीनों ही करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CSIR ने इसी ऑप्शन को करेक्ट दिया। ऐसे न जाने कितने क्वेश्चंस दोस्तों मैंने आप लोगों को क्लास में सॉल्व करवाए थे, और स्पेशली मैंने टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए थे। मैंने आपको कहा था कि सॉल्व करिए, आप लोग जितने सॉल्व हो सकते हैं उतने करिए, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे अब, और आप जितने सॉल्व करेंगे ना उतना बेटर होगा। दैट्स वाई मैंने आपको क्लास में भी बहुत सॉल्व करवाए थे, यूट्यूब पे भी बहुत सॉल्व करवाए थे, और आपको टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चन इंक्लूडेड थे, बिल्कुल इसी तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन इज अगेन एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। यहाँ पर आपको कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स दिया है, दो सेल या दो जीन से रिलेटेड दिया है, एक तो है जीन ए और एक है जीन बी। उन दोनों के प्रमोटर पे हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स के इम्पैक्ट को देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स नेटिव फॉर्म में है तब यहाँ पर जो ये लूसीफरेज की एक्टिविटी है या ये जो प्रोटीन है वो कितना बन रहा है 9, और यहाँ पर इस कंडीशन में सिर्फ 2 ही है। जब हमने TFX को ज्यादा बनवाया तब इस कंडीशन में इसकी जो एक्टिविटी थी वो कम हो गई और इसकी एक्टिविटी बढ़ गई। वहीं जब हमने TFX को बिल्कुल साइलेंस करा दिया है तो भी इसकी एक्टिविटी भी कम है और इसकी एक्टिविटी भी कम ही है। अब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, आइए देखिए। TFX इज नीडेड फॉर द बेसल एक्टिविटी ऑफ प्रमोटर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब यहाँ पर TFX नॉर्मल लेवल पे था तब यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन अच्छा हो रहा था, 9 का अमाउंट हो रहा था। तो बेसल एक्टिविटी के लिए तो चाहिए, बिल्कुल जो बेसिक एक्टिविटी है उसके लिए चाहिए। फिर कह रहा है TFX इज नीडेड फॉर द बेसल एक्टिविटी ऑफ प्रमोटर भी, नहीं, क्योंकि प्रमोटर भी TFX की प्रेजेंस में कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं कर रहा, ना के बराबर कर रहा है। बी जैसे ही गलत हुआ, ए सही हो गया। TFX फंक्शंस बोथ एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर फॉर प्रमोटर है, सही बात है, क्योंकि जब ये बेसल लेवल पे है तब ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेस हो गया तब ये काम ही नहीं कर पा रहा, या जब ये बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है तो भी कुछ काम नहीं हो रहा।
तो मतलब ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है, ये चाहिए भी पर ये मॉडरेट अमाउंट में चाहिए। तो ये भी एक एनालिटिकल क्वेश्चन था दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मैंने जैसा कि आपको कहा, एनालिटिकल क्वेश्चंस काफी आपको इस तरीके क्लास में सॉल्व करवाए भी गए थे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पर चले, वंस अगेन टेक्निक्स और मॉल बायो का मिक्सचर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, वंस अगेन एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको इसी तरीके क्वेश्चंस मैंने आपको करवा भी रखे थे क्लास में सॉल्व। अगर हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आपने डीएनए 1 को लिया, आप डीएनए फुट प्रिंटिंग बेसिकली कर रहे हो यहाँ पर। आपने यहाँ पर पेज पे आप चीज़ों को रन करवा रहे हो, और पेज पे जब आप चीज़ों को रन करवा रहे हो, डीएनए 1 की प्रेजेंस में आप यहाँ पर चीज़ें देख रहे हो। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि हमने यहाँ पर डीएनए 1 को ऐड किया है डीएनए के ऊपर। अब ये डीएनए 1 क्या कर सकता है, डीएनए को कट कर सकता है। अब हमने दो सिचुएशन दी। एक सिचुएशन हमने ये दी कि डीएनए सिर्फ अकेला प्रेजेंट है और हमने डीएनए 1 को डाल दिया और ये डीएनए 1 इस डीएनए को जाके कट कर रहा है। दूसरी कंडीशन में हमने डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स अटैच कर दिए और डीएनए 1 को बोला कि अब तुम जाके कट करो। अब नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, अगर कोई प्रोटीन डीएनए से बाइंड होता है तो प्रोटीन जो है डीएनए को हाइड कर लेता है और डीएनए फिर कट नहीं पाता। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर देखोगे, जब मैंने प्रोटीन नहीं दिया और उसके बाद जब जब मैंने प्रोटीन दिया है, उन सभी कंडीशन में फ्रेगमेंट्स का बहुत फर्क आया है। जब जब मैंने प्रोटीन दिया है तब तब फ्रेगमेंट्स मुझे ज्यादा मिले हैं, यानी कि उन कंडीशंस में इन डीएनए की ज्यादा कटिंग हुई है। उस कंडीशन में डीएनए ने इन डीएनए को ज्यादा कट किया है, और जब मैंने प्रोटीन नहीं दिया था उस कंडीशन में कटिंग कम हुई है। तो इससे दोस्तों मैं क्या समझ सकती हूँ, इससे दोस्तों मैं ये समझ सकती हूँ कि ये प्रोटीन कहीं ना कहीं डीएनए को एक्सपोज कर रहा था, और डीएनए को इस तरीके से एक्सपोज कर रहा था कि डीएनए जाके उसे और अच्छे से कट कर सके। तो यहाँ पर विदाउट एनी डाउट दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, वंस अगेन एनालिटिकल क्वेश्चन। सो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे पार्ट 1 के, जिनमें से 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आए थे कि मैम ये हो सकते हैं चैलेंज वाले, तो मैंने आपको बता दिया कि आप इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में दे दूंगी। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे साथ एंजाइम बैच में पढ़ना है दोस्तों तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।